गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल आई विल, जिस पे कि हम आप सभी को पता है कि अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला लेक्चर एक हो चुका है, जिसमें हम पहले 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और अभी हम करने वाले हैं 51 से। और ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये हमारे 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले में हमने करवाया था इंडियन ज्योग्राफी, सेकंड में हम करवाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कुछ जो बचे हुए थे और कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और थर्ड में हम करवाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी। तो इस तरह से हम लगभग 50-50 क्वेश्चन करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कि हम 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और इससे भी पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें कि हम ऐसे ही इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू अस 2021-22 में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यूपीएससी में, वो भी हमने कंप्लीट कराए हुए हैं। तो अगर आपने हमारी वो सीरीज़ भी नहीं देखी है, तो इसको पढ़ने के बाद आप हमारे चैनल पर विजिट करो और जाके देखो कि हमने क्या क्या करवाया हुआ है। और इसके साथ साथ ही हमारी पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जिसमें कि आज से शायद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी। तो इसी नोट पे गाइज आज हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, और अगर देखा जाए तो टोटल नंबर में है 51 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत नैरो एंड पैरेलल माउंटेन्स रेंजेस इन देयर अपर reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, ये जो U-turn है ब्रह्मपुत्र का, आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र ऐसे फ्लो करती है एंड देन ऐसे इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे इंडिया में एंटर करती है। तो ये जो इसका यू टर्न का कारण है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका जो ये यू टर्न का कारण है, उसमें ये पूछा कि ये यू टर्न क्यों लेती है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है ए, अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज। सेकंड है सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज। सी है जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेज इन द टर्शरी फोल्डेड माउंटेन चेन्स। डी है बोथ ए एंड बी। तो आप सभी को पता होगा कि हिमालयाज की जो ये सिंटैक्शियल बेंडिंग है, हिमालयाज खुद ऐसे बैंड है, ठीक है, ऐसे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे उनकी बेंडिंग हो जाती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो है यहाँ पे, जैसे कि मणिपुर के हिल्स हो गई, नागा हिल्स हो गई, मिजोरम हिल्स हो गई, मिजोरम में और कौन सी हिल्स है, लुसाई हिल्स या ब्लू हिल्स भी जिसको बोलते हैं, अरुणाचल हिल्स होगी। तो ये ऐसे जो है ये हिमालयाज की सिंटेक्सियल बेंडिंग के कारण है। किसके कारण है? हिमालयाज जो ऐसे सिंटेक्शियल बेंड है, उसके कारण जो हमारी ब्रह्मपुत्र है वो ऐसे यू टर्न लेती है। हमारी हाँ, ठीक है, तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र ऐसे यू टर्न लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर हो जाता है बी, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज। सिंटेक्शियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज की जो सिंटेक्सियल बेंडिंग है, उसके कारण जो हमारी ब्रह्मपुत्र है वो यू टर्न लेती है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, या क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? और अगर आपको समझ में आ गया, तो अब देखो कि जो 3 रिवर्स के नाम दिए गए थे कि इरावदी हो गई, मेकोंग हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है। तो जो ये ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इरावदी कहाँ गिरती है? इरावदी भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। लेकिन जो मेकोंग है ये कहाँ गिरती है? साउथ चाइना सी में जाके गिरती है। इसका जो माउथ है वो कहाँ है? साउथ चाइना सी में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये कहाँ कहाँ जाके गिरती हैं, और ब्रह्मपुत्र की जो यूटर्न है वो किसके कारण है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कोई स्टेट है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, उसको देख के हमें पहचानना है कि वो स्टेट कौन सी है। फर्स्ट है इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एरिड है या सेमी एरिड है। ओके, तो नॉर्दर्न पार्ट सेमी एरिड कौन सी स्टेट का है? देख लेते हैं। गुजरात भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। सेकंड, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। उसके सेंट्रल पार्ट में कॉटन प्रोड्यूस होता है। थर्ड है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। और यहाँ पे जो कैश क्रॉप है वो प्रीडोमिनेंट है कहाँ पे? फूड क्रॉप्स पे। तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि अब तो कौन सा है। देखो, नॉर्दर्न पार्ट एरिड है और सेमी एरिड है। ठीक है, इनमें है नहीं, इनमें है नहीं, इनमें है नहीं, तो केवल क्या बच गया? गुजरात। गुजरात में ऐसा है कि जहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो एरिड और सेमी एरिड है, और वहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होती है, और जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो कैश क्रॉप है वो प्रीडोमिनेंट है किसके ऊपर? फूड क्रॉप्स के ऊपर। वहाँ पे कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो ये आ गया समझ में। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। विद फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन, सेकंड है सैंड फेंसेस, थर्ड है टेरेसिंग, फोर्थ है विंड ब्रेक्स।
फोर्थ है विंड ब्रेक्स। तो इसमें बोला है कि सॉइल कंजर्वेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या क्रॉप रोटेशन इसमें सॉइल कंजर्वेशन में यूज़ होती है? तो बिल्कुल क्रॉप रोटेशन तो यूज़ होती ही है, जिसके कारण मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। बार बार हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बढ़ता रहता है। सेकंड है सैंड फेंसेस। यस, ये भी एक तरीका है सॉइल को कंजर्व करने का, ताकि जहाँ पे भी सैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हम प्लांट लगा देते हैं तो वहाँ से सैंड उड़ के कहीं और एरियाज़ में नहीं जाएगी, वहाँ पे सैंड बनी रहेगी, ठीक है। तो सैंड फेंसेस से भी सॉइल कंजर्वेशन होता है। थर्ड है टेरेसिंग। यस, टेरेस मतलब टेरेसिंग जो एग्रीकल्चर की जाती है हिली एरियाज़ में, वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए की जाती है, ठीक है। फोर्थ है विंड ब्रेक्स। यस, विंड ब्रेक्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? तो मतलब सारी ही टेक्निक यूज़ होती है, तो इसका आंसर रहता है 1 2 3 एंड 4, ऑल सारे ही करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया इन इंडिया, जिसको चाहिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, हिल स्लोप्स टू एन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर, एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सी क्रॉप को चाहिए? तो ये जो चाहिए है वो किसको चाहिए? पेपर को। इतना किसको चाहिए? पेपर को। अगर मैं अगर आपको बताऊँ कि किस किस को कितना कितना चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, तो देखो इधर अगर हम करते हैं तो थोड़ा सही लगेगा, आपको क्वेश्चन भी दिखता रहेगा साथ में कि हमने क्या क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी क्रॉप को कौन सा चाहिए। सबसे पहले अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं, ये 4 कंडीशन तो होगी पेपर की कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसको, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए पेपर को ग्रो करने के लिए, और हिल स्लोप्स पे 1100 मीटर तक ग्रो कर सकता है। फोर्थ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। 15 टू 30 डिग्री क्या 10 टू 32 डिग्री सेल्सियस तक जो पेपर है वो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, 10 टू 32 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर हम वहीं पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अगर हम मस्टर्ड की बात करें, अगर हम वही मस्टर्ड की बात करें तो जो वो है वो 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। 30 डिग्री तक ये नहीं जाती है, ठीक है। और इसमें जो रेनफॉल है वो 600 से भी ज़्यादा, ठीक है, 600 टू 1000 mm रेनफॉल सफिशेंट है इसके लिए। कितना है? इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो इसके लिए जो रेनफॉल है वो सफिशिएंट है। ये क्या है? रेनफॉल है, ठीक है। ये है टेम्परेचर मस्टर्ड का और ये है रेनफॉल। अगर हम वहीं पे रेनफॉल ये हो गया, अब हम इसी में कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन में क्या चाहिए? जैसे कि इसमें लिख रखा है कॉटन, ठीक है। तो हमें कॉटन में क्या चाहिए? सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी के तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, आपको पता लग ही रहा है, ठीक है। लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज, लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। अब कितने लॉन्ग? 200 डेज के अप्रॉक्स, ठीक है। और कौन सी क्रॉप है ये? ट्रॉपिकल क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है ये? ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। और ये कौन सा टेम्परेचर प्रेफर करती है? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को ये प्रेफर करती है, ठीक है। और क्या चाहिए इसको? लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए। क्या है? लॉट्स ऑफ सनशाइन, लॉट्स ऑफ सनशाइन एंड लॉट्स ऑफ हीट, लॉट्स ऑफ सनशाइन एंड लॉट्स ऑफ हीट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि पता नहीं कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, सॉरी। लॉट्स ऑफ हीट, और हीट में भी कितने डिग्री सेल्सियस? 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अगर रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा रेनफॉल कितना चाहिए? तो जो हमें रेनफॉल चाहिए वो चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर ही चाहिए ओनली, ठीक है। उसमें कितना था? 200 सेंटीमीटर बोला था, ठीक है। और यहाँ पे जो सफिशिएंट होती है वो होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेबल होती है, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन जो होता है कॉटन का ब्लैक सॉइल में होता है। और याद रखना कि पंजाब जो हरियाणा है वो लॉन्ग स्टेपल वैरायटी को ग्रो करते हैं। किसको? लॉन्ग स्टेपल वैरायटी को ग्रो करते हैं। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि पेपर को कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना रेनफॉल चाहिए, और ठीक है कितना रेनफॉल चाहिए, और मस्टर्ड को कितना चाहिए, ठीक है, और कॉटन को कितना चाहिए? ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अगर आज पेपर आया कल मस्टर्ड आ सकता है, कॉटन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं जिसका जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं? तो ये तो आप सबको शायद पता ही होना चाहिए। ए है मोंटेनी वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, बी है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड डी है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप सबको पता होगा कि जो मानसून टाइप के फॉरेस्ट हैं, मानसून फॉरेस्ट, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। कौन से हैं? मानसून फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा। और मानसून फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को बोलते हैं मानसून, ठीक है। जहाँ पे कितनी बारिश होती है? 70 टू 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे।
What are the possible limitations of India in mitigating global warming at present and in immediate future? हमें possible limitation बतानी है इंडिया की, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में हमारे मतलब लिमिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि 1 2 3 कौन कौन सी हैं। अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आर नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल, ये है। सेकंड है कि इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड है मैनी डेवलप्ड कंट्री हैव ऑलरेडी सेट अप देयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है? तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे सही बात तो यही है, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इंडिया में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं, ऐसा तो है नहीं। ऑलरेडी ये तो है नहीं ना इंडिया, वो तो और जो है इंडिया को R&D के लिए पैसे भेज रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, ताकि इंडिया जो है उसमें इन्वेस्ट करे और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा यूज़ करे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, ठीक है। रिवर्स दैट पासिस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? तो बीज एंड चेनाब ओनली, बीज एंड रावी ओनली, चेनाब रावी एंड सतलुज ओनली, बीज चेनाब रावी सतलुज एंड यमुना। देखो, तो ये जो चारों रिवर्स हैं ये चारों ही जो हैं वो हमारी हिमाचल प्रदेश से फ्लो करते हैं। बीज भी, चेनाब भी, रावी भी, सतलुज भी और यमुना भी। आप बोलोगे कि हाँ कैसे फ्लो करती हैं, यमुना तो लग ही नहीं रही है। तो एक बार हम इसके फिर से नोट्स बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये रिवर फ्लो करती हैं, कौन कौन से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लो करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बीज की बात करें तो बीज जो है वो मंडी और हमीरपुर, मंडी और हमीरपुर इन 2 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, ठीक है। और चेनाब, अगर हम चेनाब की बात करें तो चेनाब है वो केलांग मनाली से फ्लो करती है, ठीक है। केलांग मनाली से फ्लो करती है। अगर मैं रावी की बात करूं, चंबा से फ्लो करती है, ठीक है। सतलुज की बात करूं, अगर हम सतलुज की बात करें तो कल्पा एंड बिलासपुर इनसे फ्लो करती है, ठीक है। अगर मैं यमुना की बात करूं तो वो जो है हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है और मेनली जो है नाहन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ से यमुना 2 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, सतलज 2 से, रावी, चेनाब, बीज। क्या आपको समझ में आया कि कौन कौन सी रिवर? तो ये जो सारी रिवर्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये सारे हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है। तो आप ये भी स्टेट वाइज भी आपको रिवर्स याद करनी होंगी कि उस स्टेट से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बतानी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौन सी चीज़ें हमारे बारे में इसके बारे में करेक्ट है क्या? हाँ चलो यही है, ऑप्शंस नहीं है। सबसे पहले है 58 का है कि इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंबात, बी है इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, सी है इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेस विद a tributary of Indus, it is lost in marshy land of run of Kutch। तो आपको पता ही होगा सबको कि जो लूनी रिवर है वो क्या है, ओरिजिनेट कहाँ पे करती है? जो लूनी रिवर है वो ओरिजिनेट करती है पुष्कर हिल्स में। पुष्कर हिल्स जो कि कहाँ पे हैं, आपको सभी को पता होगा, पुष्कर हिल्स है राजस्थान में। ये वहाँ पे ओरिजिनेट करती है और एंड कहाँ पे करती है? एंड करती है मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में। मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ में ये एंड करती है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, जो लूनी रिवर के बारे में आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? गोविंद सागर, कोलेरू लेक, उकाई रिजर्वायर एंड वुलर लेक, ठीक है। हमें तो रिवर दे रखी है कि कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि कोलेरू लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, सबसे पहले कौन सा बोल रखा है इसने? गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है वो जो है हमारा सतलज पे बना हुआ है। इसमें देखो सबसे कैची पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले नोट पे निशान लगा लो कि नोट बताना है, मतलब एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत है और सारी सही हैं। गोविंद सागर लेक जो है सतलज पे बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। जो गोविंद सागर लेक है वो सतलज पे बना हुआ है। और कौन सा डैम है? ये ग्रेविटी डैम है। कौन सा डैम है? ये ग्रेविटी डैम है। और भाखड़ा डैम जो है उसके द्वारा बनाया है, ये भाखड़ा जो डैम बना हुआ है उसके द्वारा बनाया गया है ये गोविंद सागर लेक, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा कोलेरू लेक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोलेरू लेक। जो कोलेरू लेक है ये कहाँ बनता है? इसने बोला है कि ओनली कृष्णा रिवर पे बनता है, लेकिन नहीं, कोलेरू लेक हमारा ओनली कृष्णा रिवर पे नहीं बनता है। जो ये होता है हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे होता है, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा,
कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा पे है ये जो हमारा कोलेरू लेक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है कि उकाई रिजर्वायर तापी पे बना हुआ है, उकाई रिजर्वायर तापी पे बना हुआ है, ये भी बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है कि जो उकाई रिजर्वायर है ये हमारा तापी पे बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे फ्लो पोर्स होता है, पोर्स इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे, पोर्स इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे जो तापी रिवर है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये कहाँ पे फ्लो करती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में ये फ्लो करती है, ठीक है। उकाई रिजर्वायर का दूसरा नाम अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इसके भी नोट्स बना देते हैं हम, ठीक है। उकाई रिजर्वायर, उकाई का दूसरा नाम है वल्लभ सागर। अगर आपको आ जाए, अगर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, रिपीट तो नहीं होता बट क्या पता सेकंड नेम से आ गए, उसका नाम है वल्लभ सागर, ठीक है। और ये सरदार सरोवर डैम के बाद सेकंड लार्जेस्ट है गुजरात का, सेकंड लार्जेस्ट है गुजरात का ये रिजर्वायर, ठीक है। और कौन सा डैम है, पहले तो जो था जो हमारा गोविंद सागर था वो था ग्रेविटी डैम में आता था, ये किस में आता है, ये अर्थ कम मैसनरी में आता है, अर्थ कम मैसनरी डैम में आता है ये हमारा, ठीक है। और अगर बात की जाए कौन सी रिवर पे है, अभी बताया तापी रिवर पे है। तापी रिवर पे कोई और डैम, अनदर डैम ऑन तापी रिवर, वो है हथनूर डैम, हथनूर डैम। कौन सा डैम है, हथनूर डैम, हथनूर डैम ये भी किस पे है, तापी रिवर पे ही है। और एरिया कहाँ पे है, एमपी में, कहाँ पे है, एमपी में। अगर आपको तापी की ये होगी कि ट्रिब्यूटरीज का नहीं बताओ तो देखो तापी की ट्रिब्यूटरीज गिरना, परना, पंजारा, भोरी, वागनूर, अनेर रिवर, ठीक है। ये है तापी रिवर पे, ठीक है। ये सारे क्या हैं, तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये ट्रिब्यूटरीज होगी, इस पे दो डैम है, हथनूर डैम एंड उकाई वल्लभ सागर डैम, ठीक है। ये हो गया हमारा तापी रिवर पे। अब जो ये फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है हमारी कि वुलर लेक जो है झेलम रिवर पे है, तो ये भी सही ही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि वुलर लेक जो है वो झेलम रिवर पे है, जो और किससे बनाया, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनाया, ठीक है। और वुलर लेक के जो माउथ पे ही है एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको बोलते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है, तुलबुल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो भी किस पे हो गया, झेलम रिवर पे हो गया। और याद रखना कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, क्योंकि जो इसमें बी है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60 पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखो अगर हिमालय की रेंजेस नहीं होती, देखो ये है जैसे कि हमारा हिमालयास, ठीक है, ये नहीं होता तो इंडिया में क्या होता है, देखो मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। तो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड वेव्स हैं तो कंट्रीज़ में वो आती हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सोइल्स। यस, तो ये भी है कि इतने एलुवियल सोइल नहीं होती, क्योंकि अगर हिमालयस नहीं होते तो कितनी सारी रिवर्स हिमालय से निकल रही हैं, तो वो रिवर्स भी नहीं होती। अगर वो रिवर्स नहीं होती तो वो अपनी जो फर्टाइल सोइल है वो प्लेन्स में नहीं उसको स्प्रेड कर पाती, तो जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो इतने ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वट इज एट प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो कहाँ पर रुकता है, वो रखता है हमारा हिमालयाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ से रिटर्न होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो मानसून है उसका पैटर्न भी डिफरेंट होता, तो सारी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाता है डी, तो इसका आंसर हो जाता है, अगर ऐसा होता तो ये होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करता है वो लैटिट्यूड और किससे पास करता है, तो वो आपको सभी को पता ही होगा कि राजस्थान से भी पास करता है। जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करता है वो लैटिट्यूड राजस्थान से भी पास करता है, ठीक है। आपको पता ही होगा इस चीज़ का। अगर मैप में अगर ये दिखाया जाए, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, देखो मैप में हमारा सिक्किम कहाँ है, ये रहा हमारा सिक्किम, ये हमारा राजस्थान, ये रहा हमारा सिक्किम, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें निशान लगा के, तो देखो ये राजस्थान है हमारा, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है और ये हमारा सिक्किम है। क्या पास हो रहा है उससे, बिल्कुल सही बात है, पास हो रहा है ना। ये हमारा सिक्किम है और ये हमारा राजस्थान है, तो इससे भी पास हो रहा है। तो देखा जाए तो हमारा यूपी से भी थोड़ा पास हो रहा है, हमारा हरियाणा से भी पास हो रहा है और राजस्थान से भी पास हो रहा है। तो सिक्किम का जो है ये यहाँ से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया ना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हमने मैप में भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 62,
विद रेफरेंस टू मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है कि जो कॉपर है वो कहाँ मिलता है, उसके नेचुरल सोर्सेज कहाँ कहाँ है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें बतानी कि कौन सी सही है। देखो कॉपर लिख रखा है कि झारखंड, निकल बोल रखा है उड़ीसा और टंगस्टन बोल रखा है केरला। ठीक है, इसमें हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो इसमें केवल और केवल जो बी स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। ओनली 2 ही हमारा करेक्ट है कि जो निकल है वो उड़ीसा में, मतलब उसका मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स मेनली उसका उड़ीसा में ही है। ठीक है, और अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो देखो, अगर मैं उड़ीसा की बात करती हूँ तो उड़ीसा में है ना, देखो 95% क्रोमाइट उड़ीसा में ही है। ठीक है, 95% क्रोमाइट, 92% निकल, 92% निकल, वही इसमें पूछा गया कि निकल का मेन सोर्स कहाँ है, उड़ीसा में, तो बिल्कुल सही है 92% निकल। और अगर बोला जाए कि 55% बॉक्साइट, 55% बॉक्साइट और 33% आयरन और 33% आयरन और, ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि उड़ीसा में क्या क्या है। तो क्रोमाइट अगर आ जाए वो भी निकल में उसका सॉरी उड़ीसा में उसका नेचुरल सोर्स है, निकल आ जाए उसका भी मेन सोर्स है। अगर अप्रोक्स 50% वहाँ पे बॉक्साइट होता है और 33% आयरन और भी होता है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें बोला गया है कि पहला बोला था कॉपर झारखंड में, तो अगर झारखंड की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में ओनली 15% कॉपर होता है, 15% कॉपर होता है। ठीक है, 15% कॉपर होता है। अगर मैं कॉपर की ही बात करूँ कि कॉपर तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, उसके बाद होता है राजस्थान में, यहाँ पे होता है 53% एमपी में होता है ये जो कॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है राजस्थान में और उसके बाद है थर्ड नंबर पे अगर नाम आता है तब झारखंड का नाम आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एमपी में होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, और क्रोमाइट कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। निकल कहाँ होता है, यहीं पे होता है। बॉक्साइट भी शायद उड़ीसा में ही होगा। ठीक है, अब एक थर्ड बोल रखा है कि ये टंगस्टन केरला में होता है। ठीक है, तो आपने एक नाम पढ़ा होगा वोल्फ्रम, वोल्फ्रम, वोल्फ्रम जो है ये और है किसका, टंगस्टन का चीफ और है। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन का वोल्फ्रम जो है ये इसका, ये और जी ये मेनली है। ये जो वोल्फ्रम है ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे, रावत हिल्स में, कहाँ पे, रावत हिल्स में ये पाया पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है टंगस्टन। तो इसमें बोला कि केरला में पाया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा बी। क्या आपको समझ में आया कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट है, निकल है, बॉक्साइट है। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा कॉपर है और टंगस्टन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। तो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63 पे। तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मील मेड कॉटन यार्न इन द कंट्री, वट वुड बी द रीज़न, वट वुड बी द रीज़न, क्या रीज़न है। ठीक है, देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट, कौन सी स्टेट में बताना है कि सॉरी स्टेट नहीं बतानी, हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है तमिलनाडु के बारे में, तो हमें वो चीज़ बतानी है। सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन दिस स्टेट। सेकंड, रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल। तो आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु में ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो, ठीक है, आपको सभी को पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल तो तमिलनाडु में है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, प्रीडोमिनेंट नहीं है। सेकंड, रिच पूल ऑफ स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल, यस, यहाँ पे स्किल्ड लेबर का रिच पूल है, इसीलिए वहाँ पे आप मिल्स जो है कॉटन की वो लगा सकते हो कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, इसका जो आंसर हो जाता है बी। और मेनली जो तमिलनाडु है वो जो रो क्रॉप है, रो कॉटन है, वो गुजरात और महाराष्ट्र से इम्पोर्ट करता है। क्या करता है जो तमिलनाडु है वो नेट इम्पोर्ट करता है, कहाँ से, गुजरात एंड महाराष्ट्र से, बस वहाँ पे लेबर है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64 पे। व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, अगर आप इंडिया के कुछ पार्ट्स में जाते हो तो वहाँ पे रेड सॉइल को नोटिस करोगे। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस कलर, इस कलर के लिए मेन रीज़न क्या है, तो ये तो शायद मतलब को लग रहा है ना 10th क्लास के बच्चे भी बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, एक्युमुलेटेड ह्यूमस, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो किसका कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड का कलर जो होता है वो होता है रेड, जिसके कारण क्या है, हमारा जो इसका प्रेजेंस है वो हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अगर वही बात है कि अगर हमारा जो येलो कलर सोइल का क्यों हो जाता है, अब बोला जाए कि रेड कलर तो हमने बता दिया कि येलो कलर सोइल का क्यों हो जाता है, तो हाइड्रेट फॉर्म में, अगर हाइड्रेट फॉर्म में हो जाए, क्या बना ले, लिमोनाइट, लिमोनाइट के कारण हो जाता है। ठीक है, रेड कलर हमारा फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाता है। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल जब होता है तब ये रेड सोइल बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे।
Which one of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rocks as the most important rock system of India? गोंडवाना रॉक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम क्यों माना जाता है, उसका रीज़न बताना है हमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इसको क्यों माना जाता है? तो देखो कि मोर देन 90% ऑफ लाइमस्टोन रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं, मोर देन 90% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं, मोर देन 90% फर्टाइल ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, और नन ऑफ द रीजन आर करेक्ट, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है बी, कि यहाँ पे 90% से भी ज़्यादा जो है कोल्ड रिजर्व, 90% से ज़्यादा क्या 98% कोल्ड रिजर्व हमारे यहीं पे पाए जाते हैं गोंडवाना लैंड में, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड में, ठीक है, ये हमारा और जो गोंडवाना का यहाँ पर जो कोल होता है वो लो कार्बन कंटेंट वाला होता है। कौन सा होता है? लो कार्बन कंटेंट वाला होता है यहाँ पे जो हमारा कोल होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के जो क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारा कौन सा शहर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट है, देखो हम एक बार देख भी लेते हैं कि दिल्ली के हमारा क्लोजेस्ट कौन सा है, कौन कौन सी सिटीज़ इसमें बोल रखी हैं। देखो सबसे पहले कौन कौन सी सिटीज़ इसमें बोल रखी हैं, 1 सेकेंड। बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, सारे नीचे वाले दे रखे हैं। यहाँ कर लेते हैं इसको, दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो दिल्ली हमारे यहाँ पे है, दिल्ली हमारे यहाँ पे है। लॉन्गिट्यूड कैसे बनेंगे? लॉन्गिट्यूड हमारा ऐसे बनेगा। तो देखो सबसे पास क्या आता है? बेंगलोर, बेंगलोर आ गया सबसे पास में। उसके बाद क्या आता है? हैदराबाद, यहाँ पे पुणे है, यहीं पे कहीं नागपुर होगा। तो सबसे पास में कौन सा हो जाता है? सबसे पास में कौन सा होता है हमारा? बेंगलोर सबसे पास में आ जाता है। तो दिल्ली के लॉन्गिट्यूड पे कौन सा? बेंगलोर सबसे पास में है। अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात देखें तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा लॉन्गिट्यूड के पास है? तो ऐसी स्टेटमेंट भी हमारे आ सकते हैं कि इस लॉन्गिट्यूड पे कौन सा। देख लो कि गुजरात के लैटिट्यूड पे कौन से आते हैं, राजस्थान के लैटिट्यूड पे हमारी और कौन कौन सी स्टेट आती हैं, हमारे जो भी है लखनऊ के लॉन्गिट्यूड पे कौन सी आती हैं, 82 एंड 30 डिग्री जहाँ से हमारा टाइम जोन लिया गया है, वहाँ से कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन कौन सी कैपिटल उसके आसपास से गुजरती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगी कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है बेंगलोर, बेंगलोर सबसे पास में आता है। आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया कि दिल्ली के सबसे पास कौन सा है? अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67 पे। विद रेफरेंस टू करंट ट्रेंड इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर इन इंडिया, अगर शुगर केन के ट्रेंड के बारे में बात करनी है कल्टीवेशन के, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इज सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटिंग आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। देखो अगर हम सीड को अगर हम प्लांट बना के अगर नर्सरी से ही अगर तब उसको लगाते हैं, ठीक है, अगर हम तब उसको लगाते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो उससे सीड की सेविंग होगी? बिल्कुल सही बात है। सीड की सेविंग अगर हम डायरेक्ट सीड को खेतों में जाके लगाते हैं तो वो जो सीड्स हैं, हो सकता है कि बहुत सारे सीड ग्रो ना करें, बहुत सारे कर जाएं, ठीक है। तो इससे सीड्स की वेस्टेज ही होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इससे सीड्स बच जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बर्डेड सेट्स एज कम्पेयर टू सेट्स विद मैनी बर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जब मैनी सेट्स वाला जो है, मैनी बर्ड्स वाला जो सेट है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, सिंगल वाला जो मैनी सेट्स वाला जो बर्ड्स वाला जो वो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू सिंगल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। देखो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमारा आंसर आ गया, दो ही स्टेटमेंट हमने पढ़ी है और हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड है, इफ द बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल्स व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट। तो वही है, बड़े सेट्स का ज़्यादा होगा ना। फोर्थ है, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर फ्रॉम टिश्यू कल्चर। ये भी बिल्कुल सही है, वहाँ से ग्रो किए हुए हम ला सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? तो इसमें बोला है कि फर्स्ट, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड टू अ डेप्थ ऑफ 260 क्या है 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज़ 19 to 129 मीटर इन साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। ओशन मीन टेम्परेचर collected during January to March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon would be less or more than a certain long term mean। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो याद रखना इसका जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि जो ओशन मीन टेम्परेचर है वो जनवरी और मार्च में कलेक्ट किया जाता है
कि ये बताने के लिए कि ताकि हमारी अप्रैल में आने वाले मंथ्स में कितनी बारिश हो जाएगी, मतलब साउथ वेस्ट मानसून आने से पहले ही 2 महीने पहले ही फोरकास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या आपको पता चल गया क्या है ये? और जो इसमें डेप्थ की जो वो होती है ना, जो डेप्थ इसमें बोल रखी है 129 मीटर, 129 नहीं होती, 50 to 100 मीटर डेप्थ ही ओनली मेजर होती है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती है। जो डेप्थ 129 मीटर बोल रखी है 50 to 100 मीटर होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गए हमारे इंडियन ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं कि यूपीएससी हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। मेनली जो ये क्वेश्चन होंगे ये मेनली मैप से ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ही हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि कौन सा सी कौन सी कंट्री से सराउंडेड है। सबसे पहले सी का नाम दे रखा है और बोल रखा है कि क्या ये कंट्री उस सी को बॉर्डर करती है कि नहीं है। कौन कौन से सी के नाम है? एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सारे इसके नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, इसमें बोल रखा है कि एड्रियाटिक सी, सबसे पहले हमारा दिया जाता है एड्रियाटिक सी। ठीक है, एड्रियाटिक सी हम देख लेते हैं हमारा कहाँ है। तो देखो, अगर हमारा एड्रियाटिक सी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अल्बानिया है, ठीक है, अल्बानिया है, यहाँ पे मोंटीग्रो है, ठीक है, यहाँ पे बोस्निया है, यहाँ पे क्रोशिया है। ठीक है, क्या ये चीज़ आपके समझ में आई कि कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं? ठीक है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, मोंटीग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है। ठीक है, ये सारी कहाँ पे आती है? एड्रियाटिक सी में आती हैं। क्या आपने ये देख लिया? ठीक है, तो एड्रियाटिक सी में क्या अल्बानिया आ रहा था? अभी सबसे पहले ही जो स्टेटमेंट थी उसमें हमारा आ रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाती है। ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कौन सा देखना हमें? ब्लैक सी के अराउंड हमें देखने की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखो आप खुद ही देख लो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? यूक्रेन ही है ये। ठीक है, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया। तो ये कंट्रीज़ हैं हमारी। जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया। ठीक है, तो आपको याद हो गया रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। ठीक है, ये सारी आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इस पे ब्लैक सी पे। क्या तो ब्लैक सी के अराउंड क्या क्रोशिया थी? क्या आपने देखी कि कहीं पे भी क्रोशिया कंट्री थी? नहीं, क्रोशिया नहीं थी। ठीक है, तो सेकंड जहाँ पे भी स्टेटमेंट है वो हम कट कर देंगे। अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारी कट हो जाती है तो आंसर सीधा आ जाता है हमारा बी। और जितने भी हैं ये कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सब आपको रटने ही होंगे कि कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। कैस्पियन सी के अराउंड है कजाकिस्तान, तो है ही। कजाकिस्तान के बाद हमारा आ जाता है तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आ जाता है हमारा ईरान, उसके बाद आता है हमारा अजरबैजान और उसके बाद आता है हमारा रशिया। ठीक है, ये हमारी कंट्रीज़ हैं कैस्पियन सी के अराउंड। मेडिटेरेनियन सी के अराउंड तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, रेड सी के अराउंड वही है सीरिया। सीरिया रेड सी के अराउंड नहीं है। ठीक है, सीरिया रेड सी के अराउंड नहीं है। रेड सी के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आ जाती है इजिप्ट और सूडान आ जाता है हमारा। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? यही आ जाती हैं, जिबूती हो गया और सोमालिया हो गया और यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसका आंसर जाता है बी। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जो इस क्वेश्चन में है हमें रीजन बताए गए हैं कि कौन कौन से न्यूज़ में चल रहे हैं और कौन सी कंट्री है। ठीक है, हमें उस कंट्री से वो रीजन्स मैच करते हैं, तो सबसे करने हैं सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कैटलोनिया। कैटलोनिया कहाँ पे है? कैटलोनिया कहाँ पे है? तो ये स्पेन में ही है। ठीक है, कैटलोनिया स्पेन में ही है। ठीक है, ये जगह हमारी बिल्कुल सही बता रखी है। सेकंड है क्रीमिया। क्रीमिया जो है हंगरी में है। ये बोल रखा है कि जो क्रीमिया हंगरी, अब अभी आपको पता होगा यूक्रेन से रशिया ने 2014 में क्रीमिया को छीन लिया था। इसी कारण रशिया को G8 से भी निकाल दिया गया था। G8 बना हुआ था, तो G7 में अब मतलब अभी वापस से G7 बन गया। तो ये हंगरी में तो नहीं है। ये किसका पार्ट है? रशिया ने छीन लिया, तो रशिया का ही पार्ट है, यूक्रेन से छीना था। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग कि ये हंगरी में नहीं है। ठीक है, तो सेकंड अगर हमारी रॉन्ग हो जाती है तो अगर और हमें पता है कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो आ गया हमारा आंसर, सीधा आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मिंडानाओ क्या है। मिंडानाओ जो है ये फिलीपाइंस का एक आइलैंड है। ठीक है, मिंडानाओ क्या है? फिलीपाइंस का आइलैंड है। और जो फिलीपाइंस के कई सारे आइलैंड है जैसे कि लुजोन, मिंडोरो, मिंडानाओ और पलावान, PALAWAN, ये सारे आइलैंड कहाँ के हैं? फिलीपाइंस के हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ है ओरोमिया नाइजेरिया। तो जो ओरोमिया ये नाइजेरिया का नहीं है, ये इथोपिया की है। और इथोपिया तो आपको पता है टाइगर रीजन के कारण इस साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इथोपिया में जितने भी प्लेसेस हैं उनको अच्छे से रट लीजिए, उसके मैप को अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, तो ओरोमिया
ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में शायद हम ओथोपिया वाले क्वेश्चन को भी लेके आएंगे, ठीक है। तो फोर्थ जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो फोर्थ रॉन्ग हो जाता है तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसने बोला है कि कौन सा इमेंसली श्रंक हो गया है, एकदम सूख गया है, किसके कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ठीक है। हमें इसमें बोला गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कौन सा एकदम बिल्कुल से वो हो गया है, श्रंक हो गया है। तो जो इसका आंसर है वो है अरालसी। जो अरालसी है, अरालसी किस किस के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। जैसे कि ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान और इनके बीच में अरालसी, यहाँ पे है अरालसी, ठीक है। और यहाँ है कैस्पियन सी, यहाँ पे है कैस्पियन सी, और ये है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ये है, ये टोटल तुर्कमेनिस्तान, मतलब जो उज्बेकिस्तान का बॉर्डर है वो कैस्पियन सी से नहीं लगता। अरालसी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये इमेंसली वो हो रहा है, श्रंक हो रहा है। अब इसमें बोला कि ब्लैक सी तो इतना बड़ा सी है, वो तो हो नहीं रहा है, ठीक है। ब्लैक सी और इस थर्ड है लेक बैकाल, ये भी हो सकता है कि ये भी सूख तो रहा है, लेकिन इसका जो सूखने का नेचर जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी इसमें पानी आ जाता है कभी नहीं है, तो इसका जो नेचर है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, इसलिए हम थर्ड को बोल नहीं सकते। तो इसका आंसर आ जाता है ए, जो इमेंसली जो हमारा श्रंक कर रहा है वो है अरालसी, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टाउन्स समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ एंड कंट्री, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा टाउन है। सबसे पहले वो देखो, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा टाउन कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब हमारा आता है अलिप्पो। अलिप्पो कहाँ पे है, सीरिया में है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अलिप्पो टाउन है वो सीरिया में ही है, ठीक है। इसमें बोला कि किरकुक जो है यमन में, किरकुक जो है वो यमन में नहीं है, वो कहाँ पे, इराक में है, वो कहाँ पे है, इराक में, यमन में नहीं है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। जो किरकुक है वो कहाँ पे है, इराक में है, इसमें नहीं है। थर्ड है मोशूल इसमें बोला है कि पैलेस्टीन में है, नहीं, मोशूल भी इराक में है, मोशूल भी इराक में। अब की बार ईरान और अफगानिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान और अफगानिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, तो प्लीज़ उनको अच्छे से रख लेना, ठीक है। तो ये पैलेस्टीन में नहीं है। फोर्थ है मज़ार शरीफ तो अफगानिस्तान में, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल रख लेना इनको, ठीक है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है बी, इसका आंसर जाता है हमारा बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन और एक्यूट मेलन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन कॉज्ड बाय वार और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे, देखो यमन में अब की बार सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट जो मेल न्यूट्रिशन का या फेमाइन का जो चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा यमन में चल रहा है। तो यमन तो है, यमन और साउथ सुडान ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब लाले पड़े हुए खाने के, ना कोई खाना भी देने नहीं जा रहा वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर, और यमन कहाँ पे आती है, क्या आपको पता है यमन कंट्रीज जो है वो कहाँ पे है, ये जो है ना, ये हमारे सऊदी अरेबियन कॉन्टिनेंट है, ये देखो, ये जो है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये रेड सी हो गया, यहाँ पे आता है हमारा यमन, यमन की कैपिटल है सना, यमन की कैपिटल क्या है, सना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रेड सी, यहाँ पे आ जाता है हमारा रेड सी। साउथ देखो, यहाँ पे जो है सुडान होता है, तो एक होता है यहाँ पे साउथ सुडान, जो साउथ सुडान है उसका बॉर्डर किसी से नहीं मैच करता है। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर। देखो टू स्टेट सोल्यूशन किस रिस्पेक्ट में काम आता है, तो ये तो आपको पता है, टू स्टेट सोल्यूशन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो चल रहा है उसके लिए बोला गया था कि टू स्टेट सोल्यूशन है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि इजराइल के लिए ये बोला गया है टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के को अगर करंट न्यूज़ के साथ देख रहे हो ना, तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज का है। देखो ये देखो, इधर जो है, अगर हम नीचे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे होता है मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और टूनिशिया, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। अगर हम अफ्रीका की बात करें, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इजराइल, यहाँ पे लेबनान, यहाँ पे सीरिया, ठीक है, ये तीन ही कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे फिर आ जाता है टर्की हमारा, ठीक है, और फिर टर्की के बाद आ जाता है हमारा ग्रीस, ठीक है, और ग्रीस के बाद हमारी जितनी भी एड्रियाटिक सी वाली कंट्रीज़ जो हमें बताई, जो अभी बताई थी कि जैसे कि था अल्बानिया, क्रोएशिया, और कौन सा था, बोस्निया, मोन्टेग्रो, और एक और कंट्री थी कोई, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी वाली जो कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, और यहाँ पे आ जाता है हमारा इटली, फ्रांस और स्पेन, ठीक है। और बस ये सारी कंट्रीज़ जो है हमारी, जो ये जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, ये सारी मेडिटेरेनियन सी को वो करती है सराउंड करती हैं। तो इन कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला कि मेडिटेरेनियन सी का बॉर्डर किस किस के साथ है। देखो अभी मैंने बताया कि लेबनान के साथ है, इराक के साथ बोला, बिल्कुल नहीं बोला, जॉर्डन के साथ बोला, नहीं बोला, क्योंकि जॉर्डन इधर है, इराक इधर है, ठीक है, तो वो उनके साथ बॉर्डर नहीं करता। लेबनान के साथ है, बिल्कुल है। सीरिया के साथ है, देखो अभी बोला, ये बोला सीरिया, ये लेबनान, ये इजराइल, ठीक है, तीनों के साथ है, तो ये बोला। तो क्या आपको समझ में आ गया कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन कौन सी ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं उसके अराउंड, ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है।
द एरिया इज़ नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इज न्यूज़। तो आपने सबसे पहले सुना ही होगा कि गोलन हाइट्स के बारे में कि कौन से एरिया में है गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स का जो एरिया सबको पता मिडल ईस्ट में है, इसराइल और सीरिया के बीच का है जो है वो है गोलन हाइट्स। ठीक है, इसराइल और सीरिया के बीच की है गोलन हाइट्स। देखो जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना, जैसे कि ये तो होगी हमारी गोलन हाइट। ठीक है, गोलन हाइट्स इसका मान लो यहाँ पे ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, तो अगर गोलन हाइट्स का वेस्ट में देखा जाए, वेस्ट में तो देखा जाए तो वहाँ पे है सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली। ठीक है, सी ऑफ गैलीली। यहाँ पे कौन सी और कौन सी है, हुल्ला वैली। कौन सी, याद रखना, हुल्ला वैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हुल्ला वैली। ठीक है, इसके वेस्ट में है। अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो माउंट हरमन, कौन सा है, माउंट हरमन इसके नॉर्थ में है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे है वादी, वादी रकवैद, रकवैद, ये इसके ईस्ट में है। ठीक है, और जो साउथ है इसके साउथ में है यारमुक रिवर। कौन सी रिवर है, यारमुक रिवर। और जो गोलन हाइट्स हैं ये जो बनी होती हैं बेसाल्टिक प्लेटू की बनी होती हैं। ठीक है, ये बेसाल्टिक प्लेटू को, तो आपको पता चल गया कि गोलन हाइट्स के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये भी पता चल गया, माउंट हरमन, सी ऑफ गैलीली, यारमुक रिवर और वादी रजाक। ये समझ में आ गया कि गोलन हाइट्स न्यूज़ में जो है वो इसराइल और सीरिया के बीच में है। ठीक है, तो मिडल ईस्ट एरिया उसको बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट नहीं बोला है, साउथ वेस्ट बोला है, डू डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से कौन, देखो अभी बताया मैंने। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसराइल, लेबनान, सीरिया। इसराइल है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन नहीं है। तो बी आ गया। कौन सा बॉर्डर नहीं करता, जॉर्डन नहीं करता। आ गया समझ में। अगर आपने एक बार रट लिया ना तो हमेशा के लिए क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल। देखो अगर हम वुडन प्लो को स्टील से रिप्लेस कर देते हैं, अगर वुडन प्लो की जगह अगर हम स्टील लगाते हैं तो उसको किस में गिना जाएगा, उसको किस में बनते हो, याद रखना उसको बोला जाएगा कैपिटल ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में, टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में। और अगर लेबर ऑगमेंटिंग होता, अगर लेबर हो तो हम स्किल में इन्वेस्ट करते, अगर हम स्किल में इन्वेस्ट करते तो होता लेबर ऑगमेंटिंग। ठीक है, सॉरी लेबर रिड्यूसिंग। ठीक है, तो वो क्या होता है, लेबर रिड्यूसिंग या लेबर ऑगमेंटिंग। ठीक है, कैपिटल ऑगमेंटिंग मतलब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, काम तो वो वही करेगा लेकिन वो काफ़ी दिन तक चल जाएगा। तो उसमें हमने ज़्यादा पैसे लगा के स्टील का ले लिया है, वुडन हमारा सस्ता था तो कैपिटल लगाई हमने उसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की किस किस के बीच में लोकेटेड है, अभी बताया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेडिटेरियन से यहाँ पे टर्की है, टर्की के जस्ट दूसरी साइड, जैसे कि ये टर्की है ना, यहाँ पे मान लीजिए टर्की है, इसके यहाँ पे अगर थोड़ी सी जगह दे दी जाए तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ब्लैक सी, यहाँ पे आ जाता है हमारा ब्लैक सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे है वो स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल स्ट्रेट। ठीक है, तो इसने बोला किस किस के बीच में है, तो अभी बताया मैंने, मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में हमारा टर्की पड़ता है। किस किस के बीच में पड़ता है, इसके बीच में पड़ता है। जो टर्की है वो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। यूरोप में उसका ओनली 3% पार्ट पड़ता है, यूरोप में उसका 3% पार्ट पड़ता है। तो देखो जैसे कि ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है ब्लैक सी, इसके बीच में देखो यहाँ पे अगर इसको अगर कुछ कनेक्ट कर रहा है तो देखो ये है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। ठीक है, यहाँ पे होते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट, और यहाँ पे डार्डेनल स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट। आपको समझ में आ गया, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है ब्लैक सी। आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। अगर आप पूछोगे कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले तो आ गया टर्की, या तो आपको पता है जॉर्जिया, ठीक है, रशिया, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता बुल्गारिया, उसके बाद जाता हमारा रोमानिया, और कौन सी कंट्री रह गई है इसमें, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, रशिया तो हो गई यार, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, 6 कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं वो ब्लैक सी को। ठीक है, और देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री है। अरे तो जो एक और कंट्री है वो है यूक्रेन। कौन सी है, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, ये जो कंट्री है ये किसके अराउंड है, ब्लैक सी के अराउंड है। ठीक है, ये कौन सी कंट्री के अराउंड है, देखो जैसे कि ब्लैक सी है, नीचे आ जाता है हमारा टर्की, ठीक है, ये इस साइड आ जाता है हमारा जॉर्जिया, ठीक है, इस साइड आ जाता है हमारा रशिया, यहीं पे हमारा जाता है बुल्गारिया, रोमानिया, और यहाँ पे आ जाता है हमारा यूक्रेन, ऊपर की तरफ आ जाता है हमारा यूक्रेन। ठीक है, तो ये हमारा आता है ब्लैक सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर कोई साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो हमें कंट्रीज़ की सीक्वेंस बतानी है कि कैसे वो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा, अभी हमने देखा, ये वर्ल्ड मैप पे हम चल रहे हैं, तो अगर हम इसी मैप को इधर ले आते हैं, कहाँ पे, इधर इधर साइड में, और अगर हम इनकी कैपिटल्स अगर हम देख ही लेते हैं, तो ये यहाँ पे सिंगापुर, नॉर्थ टू साउथ बतानी है, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखो सॉरी पहले तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी थी। नॉर्थ टू साउथ में नाम किस किस के दे रखे थे। यहाँ पे है हमारी हनोई, ठीक है। यहाँ पे है हो ची मिन सिटी, यहाँ पे है बैंकॉक, यहाँ पे है हमारी म्यांमार की कैपिटल नई पई ताऊ जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये है, और नीचे आ गया हमारी सिंगापुर या फिर जो भी है उसकी कैपिटल, ठीक है। कौन कौन सी थी, बैंकॉक है, हनोई है, जकार्ता है और सिंगापुर है। सिंगापुर अगर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर हमने देखी थी, अभी बताई मैंने, सिंगापुर तो सबसे पहले आ जाती है, ठीक है। सिंगापुर तो हमारी जो है सबसे पहले आ जाती है कि नहीं, देखो 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 देखो, सबसे नीचे ऐसे आपने देखा होगा, वहाँ पे है इंडोनेशिया, उसके बाद ऐसे आके यहाँ पे सिंगापुर, यहाँ पे है मलेशिया और थाईलैंड, और ये ऊपर जाके हैं। तो सबसे नीचे जो आती है वो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। सबसे पहले जो आती है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ये होती है इंडोनेशिया की कैपिटल, ठीक है। अब फिर आ जाती है हमारी सिंगापुर, क्या हमारी फिर सिंगापुर आती है, हाँ, फिर हमारी आती है सिंगापुर, इसके ऊपर जस्ट ऊपर आ जाती है हमारी सिंगापुर, फिर आती है हमारी हनोई, अभी आपने देखा हनोई, फिर आ जाती है हमारी हनोई, और फिर आ जाती है हमारी बैंकॉक। कैसा है, कैसा है कि पहले हनोई आती है, हनोई सबसे ऊपर है, तो हमारी जो फर्स्ट होती है वो पहले आ जाती है, और मतलब फर्स्ट मतलब बैंकॉक जो हमारी पहले आ जाती है और हनोई बाद में आती है, फिर आता है जकार्ता और फिर आती है हमारी सिंगापुर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है हमारा सी, इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। देखो अब इसमें देखो कि कहाँ कहाँ है। हनोई यहाँ पे है ऊपर, ठीक है, हनोई यहाँ पे ऊपर, बैंकॉक यहाँ पे है, बैंकॉक यहाँ पे है, ठीक है, और सिंगापुर नीचे है, और जकार्ता उससे भी नीचे है, सबसे नीचे है जकार्ता। तो नॉर्थ टू साउथ आपको पता चल गया कि कौन कौन सी हैं, तो इसके सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे, ज्योग्राफिकल फीचर ये कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं ये वाले ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, करेक्टली मैच बताना है, मतलब एक ही ठीक है और सारे गलत हैं। तो देखो आप सभी को पता होगा, एब्सियन प्लेट्यू, एटलस माउंटेन, गुइना हाईलैंड कहाँ कहाँ पे हैं। देखो ओकावांगो जो बेसिन है वो आप सभी को पता है कि अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। तो इसमें बोला पेटागोनिया, पेटागोनिया मीन साउथ वेस्ट अफ्रीका में है ओकावांगो प्लेट्यू, ठीक है। तो ये हमारा ओकावांगो गलत हो जाता है। गुइना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड जो हमारे हैं वो नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में। तो गुयाना हाईलैंड हमारे नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में नहीं है हमारे गुयाना लैंड। एटलस माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल सही बात है, हमारे कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है, वो भी कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, ये बिल्कुल सही है। एब्सिसियन प्लेटू जो है वो अरेबिया में नहीं है, इथोपिया में है। इथोपिया अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, रट लेना उसको। एब्सियन प्लेटू कहाँ पे, इथोपिया में है, ठीक है। तो एटलस माउंटेन आप सभी को पता है, जैसे कि ये वाला जो मान लो ये वाला अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ये वाला अफ्रीका का मैप, तो यहाँ पे जो है एटलस माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ गया आप सबको समझ में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 पे, विद रेफरेंस टू यूजफुलनेस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर हमें शुगर प्रोडक्ट्स के यूजफुलनेस की बात करनी है तो हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है, कि कौन कौन सी कैसे इसमें यूज़ होती हैं। तो जो देखा कि बैगेसिस कैन बी यूज्ड एज ए बायो मास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है मोलासिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखो जो मोलासिस हैं वो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर के लिए नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के उसमें यूज़ होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो इसका फर्स्ट हमारी ठीक है। और देख लेते हैं थर्ड, मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये बिल्कुल सही बात है, सबको पता है कि मोलासिस जो है इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज़ होती है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज होती है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही है। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, तो सबको पता है कि मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि क्रॉप्स को भी उगाया जाता है और साथ में एनिमल्स को पाला जाता है, ताकि जो हमारा एनिमल्स का जो फीड स्टॉक है वो हम क्रॉप से ले सकें, और क्रॉप्स में कुछ जो चीज़ें जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, कुछ चीज़ हो गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होगा, वो काउ डंग या जो भी है बफलो डंग, इन सब से लिया जा सके, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, जब एनिमल्स को और क्रॉप्स को एक साथ में हम
एनिमल्स को रियर करते हैं और क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या आपको समझ में आया क्या है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में हमें डिस्टेंस को कवर करना है तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी उसके लिए? सबसे इसमें पहले बोला डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मलक्का स्ट्रेट है उसको डीप कर देना। उसको डीप करने से क्या होगा, जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो भी उसमें जा सकेंगे, और बड़े बड़े शिप्स जा सकेंगे तो जो इनका डिस्टेंस ट्रैवल करने का वो रिड्यूस हो जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है ओपनिंग ए न्यू कैनाल अक्रॉस कराइस्थेमस। कराइस्थेमस से एक नई कैनाल खोल देना बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये भी देखो, इसमें देखो आप, इधर हम आ जाते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है देखो, ये जो एरिया है, ठीक है। अब मैं इसका एक मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, ये है हमारी मलक्का स्ट्रेट। अगर हम इसको डीप कर देते हैं तो जो लोग यहाँ से पूरा घूम के वहाँ चाइना में जाते हैं, तो चाइना में क्या कहीं भी जाते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो सीधा यहाँ से आ सकेंगे, ठीक है। एक तो उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर अगर इसके अलावा इसको भी कम करना हो तो यहाँ से अगर हम कोई कैनाल खोद दें, करा इस्थमस इसी को बोल रहे हैं, करा इस्थमस इसी को बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से भी कोई कैनाल बना देते तो डायरेक्ट जो है ये है अंडमान सी, सॉरी ये कौन सा सी है, अंडमान सी है, और ये कौन सा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड, उसी को गल्फ ऑफ सियाम भी बोलते हैं। ये है कराइस्थेमस, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड या गल्फ ऑफ सियाम, ठीक है। ये है अंडमान सी और ये है कराइस्थेमस, तो ये है मलक्का स्ट्रेट। यहाँ से अगर हम खोद देंगे तो ये जो ये और भी डिस्टेंस जो हमारा कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं हम अपनी स्टेटमेंट्स को, ठीक है, कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स हैं। तो कहाँ था, हाँ ये रहा। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाता है सी, दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। आपने अंडमान से देख लिया कहाँ है, गल्फ ऑफ सियाम देख लिया, कराइस्थेमस देख लिया, मलक्का स्ट्रेट देख लिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये भी देख लिया। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। साउथ ईस्ट एशिया हैज़ कैपिटिवेटेड द अटेंशन ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ओवर स्पेस एंड टाइम एज ए जियो स्ट्रेटेजिक एलाई सिग्निफिकेंट रीजन विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ग्लोबल परस्पेक्टिव। तो साउथ ईस्ट एशिया ने बहुत ज़्यादा हमारा अटेंशन ले रखा है, तो कौन सा रीजन है इसके ग्लोबल परस्पेक्टिव का, क्यों इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, वो पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। तो देखो, इट वॉज द हॉट थिएटर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा नहीं था। इट्स लोकेशन बिटवीन एशियन पावर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया, बिटवीन ये थोड़ी ना, उसकी जो लोकेशन है चाइना और इंडिया के बीच में है, यहाँ चाइना है यहाँ इंडिया है, अभी तो यहाँ है, अलग है। इट वॉज द एरिना ऑफ सुपर पावर कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, नहीं यूएसए और रशिया थे सुपर पावर कन्फ्रंटेशन में कोल्ड वॉर पे। डी है इट्स लोकेशन बिटवीन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन एंड इट्स प्री एमिनेंट मैरीटाइम कैरेक्टर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच में होना, इंडो पैसिफिक बनना या फिर जो भी है एशिया पैसिफिक बनना, और इसका मैरीटाइम कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे पोर्ट्स बनाए गए हैं जिसको कॉलिंग पोर्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे शिप्स रुकते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण साउथ ईस्ट एशिया की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। एज पर यूएन हैबिटाट ग्लोबल रिपोर्ट, यूएन हैबिटाट्स ग्लोबल रिपोर्ट, यूएन की एक रिपोर्ट है हैबिटाट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव शोन द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट 3 डिकेड्स में कौन सी जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। तो इसमें है कि एशिया, यूरोप, उसके बाद लेटिन अमेरिका एंड तो याद रखना एशिया सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, एशिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है। एशिया के बाद अगर अर्बनाइजेशन हुआ तो वो लेटिन अमेरिका का हुआ, सेकंड पे है लेटिन अमेरिका और फर्स्ट पे है एशिया। एशिया का सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को याद रखना, फैक्ट, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन बिकम अक्रॉस इफ़ वन ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होते हैं तो आप किसके अक्रॉस आओगे? क्या बाली के अक्रॉस आओगे? बाली तो लास्ट में आता है, इसके अक्रॉस आप नहीं आओगे। ब्रुनई, क्या आप ब्रुनई के अक्रॉस आओगे? नहीं, ब्रुनई तो आगे जाके है। जावा, क्या आप जावा के उसमें आओगे, या आप सिंगापुर के उसमें आओगे? तो याद रखना जावा, सुमात्रा के उसमें आओगे आप, जावा में नहीं आओगे। और इसके बाद ये सिंगापुर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आप पास होते हो तो सिंगापुर से आप पास हो जाओगे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो आपने देखा भी होगा यार, ये ब्लैक सी ही निकला हुआ तब से, काफ़ी देर हो चुकी है। देखो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये स्टेट ऑफ मलक्का। तो आप कहाँ से जाओगे? केवल यहाँ के सुमात्रा से जा पाओगे, फिर सिंगापुर पे आ जाओगे एंड देन मलेशिया से क्रॉस हो जाओगे। तो ये स्टेटमेंट आ गई आपकी समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, रिवर हमें बतानी है और वो कहाँ पे फ्लो करनी है वो बतानी है। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कौन कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाती है मैकोंग रिवर, अभी बताई मैंने, अंडमान सी में फ्लो नहीं करती, साउथ चाइना सी में करती है, ठीक है। थेम्स रिवर जो है इरिस सी में नहीं करती है, नॉर्थ सी में करती है, नॉर्थ सी में करती है।
तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग। इसका मतलब थर्ड तो सही है, मतलब वोल्गा जो है कैस्पियन सी में ही फ्लो करती है। अभी भी क्वेश्चन आया हुआ ये तो अभी पता होगा 2020 का या 19 का ही क्वेश्चन है। जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में फ्लो करती है, बिल्कुल सही बात है। अफ्रीका में की रिवर है, ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। जाम्बेजी साउथ अफ्रीका में की रिवर है, इंडियन ओशन में ही फ्लो करती है। तो इसका थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है अभी बताया। इरावदी जो है बे ऑफ बंगाल में, हमारी ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में, एक होती है साल्विन रिवर इरावदी के साइड में ही होती है, वो भी हमारी बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। तो देखो अब एक बार हम सर्च ही कर लेते हैं कि हमारा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर। अब हम देख लेते हैं कि इसके आसपास क्या क्या है। कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, 1 सेकेंड। ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो देखो आपको ये पोजीशन दिख गई है, कहाँ पे है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें। तो देखो ये जो था, यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे। तो ये क्या बोला है, अक्साइचिन, अक्साइचिन हमारा यहाँ पे है। तो अक्साइचिन के ईस्ट में है क्या, ईस्ट तो यहाँ होगा, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है। तो पहले स्टेटमेंट में जाते हैं रॉन्ग। सेकंड है ईस्ट ऑफ ले, ले लद्दाख किधर है, इधर है, इसके ईस्ट में है नहीं, ऊपर है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाती है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, इसने बोला क्या कि नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट बाल्टिस्तान तो यहाँ पे, इसके नॉर्थ में कहाँ है, इसके नॉर्थ में तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ एरिया आ जाता है, तो ये भी नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो आ जाता है हमारा फोर्थ, नुब्रा वैली यहाँ नीचे है, इसके नॉर्थ में है, क्या है यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। तो आज आपने देखा कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप द हिंदू डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप द हिंदू डेली पढ़ रहे हो और न्यूज़ मतलब जो भी न्यूज़ है प्लेसेस हैं उनको थोड़ा सा बहुत देख रहे हो, तब भी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करे बिना तो जाना मत, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हम ऐसे ही अब केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन बचे हैं। कल टोटल फिजिकल ज्योग्राफी के भी हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज करनी है, अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी करनी है साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो कि 21 और 22 में आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम परसों से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स की करवा चुके हैं और पॉलिटी की हमारी सीरीज चली रही है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़े रहिए, जिसमें हम आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।